हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, क्या देख रहे थे? 12th CBSE ईयर लॉन्ग में यूनिट बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। लास्ट क्लास में क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के बारे में पढ़ रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या थे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस पे एक्ट करके उसको स्पेसिफिक साइट से काट देते हैं। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में क्या एक टेबल बहुत सारी कुछ नहीं दी हुई है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं तो ही टेबल दी हुई है। जैसे टेबल में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज के नाम है, जैसे एस्चेरिया कोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, आर्थ्रोबैक्टर्स ल्यूटियस। ठीक है, तो जैसे अपन एग्जाम्पल उठाते हैं आर्थ्रोबैक्टर्स ल्यूटियस का। ठीक है, इसके लिए पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस क्या होती है? AGTC, यही बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, अब आप इसको उल्टा कर दो, AGTC। ठीक है, AGTC AGTC। ठीक है, आप अपनी बुक में चाहो तो कंफर्म कर लो AGTC। ठीक है, AGTC ये वाले पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है। अब ये आर्थ्रोबैक्टर्स ल्यूटियस है। ठीक है, इसका जो नेम है, इसका इस बैक्टीरिया से जो एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया गया है, उसका नाम क्या है? ALU1। स्ट्रेन अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं लगाई। ठीक है, तो ए क्या है? पहला लेटर जीनस को इंडिकेट कर रहा है, बाकी दो लेटर्स इनिशियली स्पीशीज के दोनों नामों को इंडिकेट कर रहे हैं, और फर्स्ट मतलब सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी में नंबर 1 पर आ रहा होगा। ये कौन सी भी पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस को सर्च करता है, या इसके लिए जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है वो क्या है? ये वाली है। कट पॉइंट्स कौन से हैं? देखो, हम बैक्टीरिया के साथ साथ उसके पॉइंट्स, कट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कटिंग एंड्स। ठीक है, क्या है ये? तो कटने के बाद जो बना वो क्या था? AGTC AGTC। आपको कटने के बाद कोई भी अनपेयर्ड दिख रहा है? सब जोड़े में ही दिख रहे हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। अब इनको क्या है, जैसे मान लो ये कोई भी, मान लो ये फॉरेन डीएनए, अब आपको इसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ चिपकाना है तो इट इज डिफिकल्ट। सपोज करो वो पेयरिंग ही नहीं मिल रही है भाई, जब तक दोनों डीएनए के बेस सीक्वेंस पेयर नहीं करेंगे, दोनों डीएनए जुड़ेंगे नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए नहीं बनेगा। तो जनरली ब्लंट एंड्स आर नॉट सो मच सक्सेसफुल इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हेयर कटिंग एंड्स, कट करने के बाद जो एंड बचेंगे आर कॉल्ड ब्लंट एंड्स, आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। ठीक है, आर कॉल्ड एज ब्लंट एंड्स। अब इको R1 की पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस क्या है? ये तो आपको लर्न ही हो गई होगी, GAATTC GAATTC। मतलब साइटोसिन ग्वानिन के साथ करेगा और एडेनाइन थाइमिन के साथ पेयर करेगा और वाइस वर्सा। ठीक है, इसका कटिंग पॉइंट क्या है? ये वाला। मतलब इस पूरी बेस सीक्वेंस में जो साइट है, जो रिकॉग्नाइजिंग साइट है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो कौन सी है? ये वाली। तो इस तरीके से क्रिएट होगा ना कटने के बाद।
यहां पर कटने के बाद एक अनपेयर्ड बेस सीक्वेंस, एक अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड आया, एक अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेस आया, मतलब ये जी, और ये बाकी बचे हुए क्या हो गए भाई, ये इस तरीके से क्रिएट हुआ ना कुछ, ये जी और ये AATTC। आप अपनी बुक में देखो, इसका डायग्राम फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। देखो यहां से काटने पर किस तरीके से बना है, GCTTA, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, भाई ये पॉइंट आपने काट दिया तो ये क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो ये क्या है, स्टिकी एंड। अब चूंकि दो सीक्वेंस में क्रिएट होंगे तो स्टिकी एंड्स कहलाएंगे, ठीक है। और ये भी कैसे क्रिएट होगा, आप इसको कैसे क्रिएट करोगे भाई, आपने क्या इसको अलग कर दिया ना, ये पूरा एक हो गया। इसी तरीके से यहां पर भी यही चीज, अपनी बुक में देखो ये क्या बना रखा है, GATTC, ठीक है। जैसे यहां से कटा है तो ये बना है, तो यहां पर भी ऐसे ही कटेगा, GATCCG, ठीक है। तो यहां से आप उठाओगे तो ये दिख रहा है आपको, भाई आपने यहां से कट मारा, जैसे ये कट गया ये चीज अलग हो गई और ये अलग हो गया, तो इसने क्या है, ये वाला पोर्शन ऐसे, इसको हटा दो आप इसको छुपा दो, ठीक है। तो यही चीज मैंने क्या है यहां पर लिखी हुई है। तो जब भी कटने के बाद अनइक्वल पार्ट्स क्रिएट होते हैं तो अनइक्वल पार्ट्स क्या कहलाते हैं, स्टिकी एंड्स। अगर इक्वल पार्ट्स क्रिएट होते हैं तो ब्लंट एंड्स, ठीक है। तो कह सकते हैं इसको इक्वल पार्ट्स ब्लंट एंड्स, ठीक है। अनइक्वल पार्ट्स स्टिकी एंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, every restriction endonuclease has its स्पेसिफिक मतलब एक जैसी नहीं होंगी। एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कोई दो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंसेस नहीं हो सकती हैं। आगे रिसर्चर्स पे डिपेंड करता है कि भाई आपने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना दिया, वो इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में फेलियर है। चाहे आप प्लाज्मिड वेक्टर को काटोगे, प्लाज्मिड डीएनए को काटोगे या फॉरेन डीएनए को काटोगे, आपको एक ही एंजाइम लेना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग एंजाइम से काटोगे तो अलग अलग पॉइंट से कटेंगे, अलग अलग पॉइंट से कटेंगे। मान लो एक ब्लंट एंड कट गया और एक स्टिकी एंड बन गया, तो कैसे जोड़ोगे, बात समझ में आई। तो मेनली ब्लंट एंड वाला नहीं ज़्यादा यूज में आता है, स्टिकी एंड्स वाले ज़्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। तो एवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज इट्स ओन स्पेसिफिक, मतलब वो उसके लिए क्या हो जाएगी, हाईली स्पेशलाइज्ड, वो उसी के लिए है, वो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस उसी ही एंजाइम के लिए है, ठीक है। हैज इट्स ओन स्पेसिफिक डीएनए बेस सीक्वेंस। Every restriction endonuclease has its own specific DNA base sequence which is actually palindromic. Which is actually palindromic. Which is actually palindromic. उसके बाद दे हैव स्पेसिफिक साइट और पॉइंट ऑफ कटिंग इवन विद इन दैट पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस, ठीक है। अब आप देखो
ये वाला जो एंजाइम है इसके लिए पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस अलग है, इसका कटिंग पॉइंट भी अलग है। इको R1 के लिए पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस अलग है, इसके लिए भी अलग है। ठीक है, जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन सा एरिया फॉलो करते हैं कट करने के लिए, जो बिल्कुल नियर बाय टू सेंटर होता है। अगर सेंटर से कटिंग होगी तो ऑब्वियसली इक्वल पार्ट्स क्रिएट होंगे, ब्लंट एंड्स क्रिएट होंगे, जो जनरली नहीं यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टिकी एंड क्रिएट करने हैं तो आपको कट ऐसी जगह पर मारना है जहां पर दो अनइक्वल पार्ट की और एटलीस्ट एक अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये अनपेयर्ड हो गया, ये यहां पर एक अनपेयर्ड हो गया, ये यहां पर भी एक अनपेयर्ड हो गया, और जो दो स्ट्रैंड्स निकले हैं वो क्या हैं, अनइक्वल है। द बिगर वन, द लार्जर वन इज कॉल्ड स्टिकी एंड, जो कि फटाफट स्टिक हो सकता है, चिपक सकता है, ज्वाइन हो सकता है। तो अब इसका पॉइंट भी अलग है। जनरली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, इट ऑलवेज पुट कट या इट ऑलवेज क्लीव दैट डीएनए बेस सीक्वेंस विच इज स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर। भाई सेंटर से अवे जाके कट लगाओगे तो जनरली टर्मिनल एंड पे ही कट लगेगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए वो जगह टर्मिनल एंड भी हो सकती है, वो इन बिटवीन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। अब मान लो ऐसा नहीं है, इसके आगे मान लो बहुत बड़ी अभी डीएनए की बेस सीक्वेंस है, मैं इतनी बड़ी बेस सीक्वेंस तो बनाऊंगी नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जनरली पुट कट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट कंप्लीट पैलिंड्रोमिक डीएनए बेस सीक्वेंस। ठीक है, सो दे हैव स्पेसिफिक साइट और पॉइंट ऑफ क्लीविंग within that palindromic DNA base sequence। ठीक है, उसके बाद according to the point of cleaving, अगर सेंटर से क्लीव करोगे तो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ब्लंट एंड्स मिलेंगे। अगर अवे फ्रॉम सेंटर क्लीविंग करोगे, भले स्लाइटली हो वो, तो आपको अनइक्वल पार्ट्स और स्टिकी एंड्स मिलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द साइट और पॉइंट ऑफ क्लीविंग, according to the site or point of cleaving, ends are created। ends are created, कैसे क्रिएट होंगे वो हम लोग देखते हैं। should I rub this? Point of if point of cleaving is at ठीक है, इज एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैलिंड्रोमिक नहीं होगा तो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं बोलोगे, फिर तो आप सिंपल एंडोन्यूक्लियस भी बोल सकते हो, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस कहीं से भी कट मार सकता है, उसको कोई पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इफ पॉइंट ऑफ क्लीविंग इज एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक DNA base sequence, create equal parts with no unpaired nucleotide। जो भी प्रोड्यूस होगा वो जोड़े में प्रोड्यूस होगा, 2 के नंबर में होगा, विथ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि दोनों तरफ प्रोड्यूस होंगे, with no unpaired nucleotides।
अब यही बात अगर मैं कहूं, इफ पॉइंट ऑफ क्लीविंग slightly away from the center of the palindromic DNA base sequence which generally most of the restriction endonucleases follow, ठीक है, if point of cleaving is slightly away from the center of palindromic base sequence, ठीक है, if point of cleaving is slightly away from the center of palindromic base sequence, then parts create, ठीक है, then parts create equal with an unpaired nucleotides, क्योंकि दो सीक्वेंस है तो दो क्रिएट होंगे विथ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आप खुद देखो कि बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने हाईली स्पेसिफिक हैं, कितने ब्यूटीफुली, कितने दिमाग से डिजाइन किए गए हैं कि हर एंजाइम के लिए एक अलग से पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस होती है, हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है, और उस पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस में भी जो कट वाला पॉइंट है वो भी अलग अलग है। अगर मिड से कट करोगे तो ब्लंट एंड्स क्रिएट होंगे, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर कट करोगे, अब ऐसा नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता था, तभी तो अनइक्वल क्रिएट हो रहे हैं। तो जब भी आप सेंटर से स्लाइटली अवे जाओगे यू विल डेफिनेटली गेट अनइक्वल पार्ट्स, यू आर गोइंग टू गेट स्टिकी एंड्स, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट स्टिकी एंड्स विथ ऑलवेज एन अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ रही है बच्चों? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? यहां तक कोई भी परेशानी? मैं बार बार आपसे पूछ रही हूं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टीडियस है। आपने बायोटेक में देखा होगा मैंने आपको एक ही लाइन को 1000 बार रिपीट किया है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ईयर एंड साइंटिस्ट का नेम हमेशा पूछते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब और थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। शुड आई रब दिस? अब स्टिकी एंड्स वाले ज्यादा यूज किए जाते हैं। स्टिकी एंड वाली डीएनए जो फ्रेगमेंट है, जो स्टिकी एंड वाली डीएनए फ्रेगमेंट क्रिएट होती है या डीएनए बेस सीक्वेंस क्रिएट होती है, वो ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि वो इजीली दूसरे डीएनए के साथ पेयरिंग करके जुड़ जाती है। तो मैं क्या कहूँगी, स्टिकी एंड कंटेनिंग sticky and containing DNA fragment can easily be ligated. Obviously अब आपको DNA ligase की जरूरत पड़ेगी। can easily be ligated with the other desirable DNA ठीक है, with the other desirable DNA, hence those enzymes who create sticky ends after cleaving, are mostly used in genetic engineering, क्योंकि ये बड़ी इजीली चिपक जाते हैं, लाइगेट हो जाते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है, लाइगेटेड या फिर पेयर्ड। बात समझ में आ रही है बच्चों? Hence those enzymes who create sticky ends after cleaving are mostly used in genetic engineering। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना नोट डाउन करो फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन?
कंसिडर अ बिट। चलो अब बात आती है कि इसका क्या यूज है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। देखो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए of two different organism of two different species to create a new DNA that is called as modified DNA, mixed DNA, recombinant DNA या chimeric DNA। ठीक है, so use of restriction endonuclease, use of restriction endonucleases in genetic engineering is of very much important, is of great use कर दो। क्यों ग्रेट यूज? देखो अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो आपको एक फॉरेन डीएनए की ज़रूरत थी, और उस फॉरेन डीएनए को आप जिस भी डिजायरेबल डीएनए के साथ जोड़ोगे, जो उसको कैरी करेगा, जो व्हीकल की तरह फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड द करियर ऑफ डीएनए वेक्टर विच इज गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स। तो प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए या फॉरेन डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए को भी काटना पड़ेगा, फॉरेन डीएनए को भी काटना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। मतलब जो फॉरेन डीएनए का पार्ट काटा है वो प्लाज्मिड डीएनए पे चिपकाओगे जहां से भी वो कटा हुआ था डीएनए लाइगेज से, और उसके बाद उसे डिजायरेबल होस्ट में डाल दोगे एंड विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आप अलाउ करोगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या करे, डिवाइड करे। जैसे जैसे वो डिवाइड करता जाएगा उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और जितनी भी कॉपीज उस ऑर्गेनिज्म की बनेगी उसकी हर एक बॉडी में एक कॉपी किसकी होगी, आरडीएनए की। यही तो हमारा मोटिव है, यही तो हमारा यूज है भाई। जो भी अच्छी चीज थी हमारे अंदर फॉरेन डीएनए की, वो डिजायरेबल जीन हमने ढूंढा और काट के उसको वेक्टर पे लगा दिया, अब डाल दो होस्ट में। तो होस्ट अब जो पैदा होगा वो अच्छी वैरायटी का होगा, अच्छा डिजायरेबल का होगा, जो हम चाहते थे टेक्नोलॉजी से हमने लगाया, और वो सर्विसेज हम उस आरडीएनए में से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने के लिए जो भी एंजाइम आप उठाओगे वेक्टर डीएनए और टारगेट डीएनए को काटने के लिए, वो एक ही एंजाइम उठाओगे। ठीक है, क्यों एक ही एंजाइम उठाओगे? अगर आप अलग अलग एंजाइम उठाओगे तो अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढोगे, अलग अलग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आएगी तो अलग अलग पॉइंट आएगा कटिंग के लिए, अलग अलग पॉइंट ऑफ कटिंग आएगा तो हाउ विल यू ज्वाइन। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या कहेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब अगर आप E को R1 प्लाज्मिड डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल करोगे तो वही एंजाइम आप फॉरेन डीएनए को काटने के लिए भी इस्तेमाल करोगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेम कटिंग, बड़ी इजीली ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज्ड टू क्लीव बोथ। प्लाज्मिड ही एक तरीके से वेक्टर है, मतलब जो वेक्टर होते हैं उसके अंदर जो डीएनए के अंदर जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है प्लाज्मिड, वही वेक्टर की तरह फॉर्म आता है। तो कहीं अगर आपको प्लाज्मिड डीएनए मिले या वेक्टर डीएनए मिले तो एक ही बात है, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। वो वायरस भी हो सकते हैं, वो ईस्ट भी हो सकते हैं, वो कॉस्मिड भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज्ड आपके वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, जो करियर ऑफ डीएनए होते हैं, जो व्हीकल ऑफ डीएनए होते हैं, जो अलाउ करते हैं फॉरेन डीएनए कि आप आओ मेरे से मिक्सअप हो, मैं तुम्हें अलाउ करूंगा चिपकाने के लिए और फिर मैं रेप्लिकेट भी करवाऊंगा। तो जो व्हीकल और जो करियर्स ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं, और उनमें जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो प्लाज्मिड्स होते हैं। और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो किसी क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं होता, ऐसा सर्कुलर छल्ले की तरह। मतलब मेन डीएनए तो होता ही है बैक्टीरिया के अंदर, उसके अलावा ऐसे सर्कुलर शेप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नाम के स्ट्रक्चर्स भी
पाए जाते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करवाते हैं, जिन्हें आप बड़ी इजीली निकाल के, आइसोलेट करके, उनमें कुछ जोड़ के, मैनिपुलेट करके वापस से रीइंसर्ट करते हो बैक्टीरिया के बॉडी में। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? जैसे सबसे कॉमनली यूज्ड या वेरी फर्स्ट डिस्कवर्ड और आज की तारीख में वाइडली यूज जो प्लाज्मिड है तो बैक्टीरिया से आया होगा, तो PBr322। PBr322 मतलब क्या? 322 उसका स्ट्रेन और नंबर शो कर रहा है, P फॉर प्लाज्मिड और BR इंडिकेट द टू नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट प्लाज्मिड, ठीक है, बोवेर एंड रोशनबर्ग, ठीक है। आगे लिखेंगे, हम एग्जाम्पल की फॉर्म में बता रही थी। सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज यूज टू क्लीव बोथ प्लाज्मिड और वेक्टर DNA। और फॉरेन मतलब, फॉरेन को आप डिजायरेबल भी बोल सकते हो क्योंकि मेरी इच्छा अनुसार मैंने ढूंढा था। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? जैसे आप कह सकते हो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? सपोज करो ये आपका प्लाज्मिड का DNA सीक्वेंस है और ये फॉरेन का है, ठीक है। बात समझ में आई? अब आपने क्या कर दिया, इसको काट दिया। लगाओगे तो फॉरेन DNA कोई ना प्लाज्मिड पर, ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये कटा हुआ पोर्शन क्या आप यहां लगा दोगे, और ये जो ये वाला कटा हुआ पोर्शन था ये आप क्या करोगे यहां जी? हो गया? कुछ बदलाव आया? कुछ भी बदलाव नहीं आया। तो ये क्या था आपका स्टिकी एंड, और जो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड था वो भी क्या हो गया आपके, फिट हो गया। अब देखो, जैसे अब बायोटेक्नोलॉजी जो आप क्रिएट कर रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उसका यूज आपके मेडिसिन में भी आ रहा है। सपोज करो कि आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा या आप इंसुलिन नाम का जो जीन है उसको क्रिएट करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, पैंक्रियास के अंदर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जाके बीटा सेल्स का जो जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन था उसको काट दिया। वो एक फॉरेन जीन था और उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जैसे जैसे प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता जाएगा, फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई करता जाएगा। फॉरेन डीएनए को ऐसे इंसर्ट किया जाता है प्लाज्मिड डीएनए में कि वो उसके जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले पॉइंट्स थे, जहां से वो रेप्लिकेट करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, उसके पास में या उसके नियर बाय ही फॉरेन डीएनए हो। क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्लाज्मिड डीएनए को तो अलाउ करेंगे रेप्लिकेट करने के लिए, लेकिन साथ साथ में फॉरेन डीएनए को भी करवा देंगे। मतलब फॉरेन डीएनए बहुत फायदेमंद है। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो, इसके साथ हमारे का इंजाइम्स वाला पोर्शन क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म होता है। आप अगर जैसे आपने इसकी डिस्कवरी देखी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, तो आर्बर ने की थी। उन्होंने 1967 में सारी चीज़ें देखी। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से वो वायरस को अपने अंदर एंट्री, जैसे वायरस एंट्री कर गया तो उसके डीएनए को क्या कर देंगे, तोड़ के भगा देंगे, उसको रेप्लिकेट नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को क्या देखना है,
अब हम लोगों को जो टॉपिक देखना है वो है वेक्टर्स, क्योंकि इतने टाइम से आप ये देख रहे हो। अच्छा, ये जुड़ेगा कैसे? ये जुड़ेगा डीएनए लाइगेज से। ये जुड़ेगा आपके डीएनए लाइगेज से। ध्यान में रखना, कटिंग, रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियसिस से बहुत तरीके की एंजाइम्स अवेलेबल हैं और जुड़ेगा डीएनए लाइगेज से।